हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामपुर गांव में हरीश नाम का लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। हरीश हर रोज कड़ी मेहनत करता और जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर ले आया करता और शाम को समय निकालकर मंदिर भी जाया करता। बेटा हरीश, अब तू कितनी मेहनत करेगा? अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो अपनी पढ़ाई कब पूरी करेगा? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं घर में बैठ गया तो आपका और मेरी छोटी बहन शिक्षा का ख्याल कौन रखेगा? तू रखेगा। मैं काम करूंगी और मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगी। मेरा सपना है कि तू बड़े होकर सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन ईमानदार। लेकिन माँ, आप इस उम्र में इतना भारी काम कैसे करोगे? नहीं, मैं नहीं करने दूंगा आपको कोई भी काम। वैसे भी घर का अगर एक बच्चा ईमानदारी से पढ़ लिख जाए और कोई सरकारी दफ्तर में काम करता हो तो वही बहुत बड़ी बात है। तू बहुत बड़ा हो गया है, अब तुझे कोई भी बात समझाना नामुमकिन सा हो गया है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू बातों को समझ और अपनी पढ़ाई पूरी करे। माँ, ये है तो मुझसे छोटी, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है, पढ़ाई में भी और कामकाज में भी। लेकिन बेटा, शिक्षा लड़की और तुम लड़के, देखो लड़कियों को एक दिन पढ़ लिख कर चूल्हा चौका करना ही पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि अभी ये सब सीख ले, उसका भविष्य में काम आएगा। माँ, मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। शिक्षा अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, मतलब पूरी करेगी। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब माँ को भी लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को पढ़ाकर रहूंगा। हे भगवान, अब क्या हो गया? मैं क्या करूं? मेरा सपना पूरा नहीं हुआ क्या? अब जाकर मुझे अनुमति मिली, लेकिन मेरा काम करने के लिए कोई भी नहीं है। क्या हुआ दादा? आप ऐसे सिर पे हाथ रखकर किस गम में डूबे हुए हो? कोई हानि हो गई है क्या व्यापार में? नहीं बेटा, मेरे गांव में घर बन रहा है, लेकिन उस घर को बनवाने के लिए मुझे ना राजमिस्त्री चाहिए, लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। और जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का हाथ कम चलता है और जुबान ज्यादा चलती है। तो क्या दादा मैं काम कर सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। वैसे भी तुम्हारी अभी स्कूल जाने की उम्र है और तुम इतनी छोटी उम्र में काम करोगे, अच्छा नहीं लगता। दादा क्या बताऊं आपको, अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी माँ और छोटी बहन भूखे मर जाएंगे। इसीलिए दादा, ये काम मुझे दे दीजिए, मैं बहुत ही मन लगाकर काम करूंगा। ठीक है, तो तुम अभी चलो मेरे साथ काम करने के लिए। अगर तुम कर पाओगे तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। हरीश काम के लिए चला जाता है और ऐसे ही कुछ साल काम करते करते गुजर जाते हैं। हरीश की माँ का देहांत हो चुका है और उसकी बहन शिक्षा भी अब बड़ी हो चुकी थी, जो पढ़ाई पूरी कर कर नौकरी की तलाश में थी। लेकिन शिक्षा को नौकरी तो कहीं नहीं मिल रही थी। शिक्षा, क्या हुआ तुझे? ऐसे उदास क्यों बैठी है? अगर तू ऐसे उदास बैठेगी तो मेरा भी मन बेचैन रहेगा। मैं चाहता हूँ तू ऐसे उदास होकर मत रह। जो भी बात है मुझे बता, हल निकालते हैं हम उस बात का। भैया, मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैं सोच रही हूँ मेरे बदले अगर आप ही पढ़ाई कर लेते तो शायद आज आपको नौकरी मिल जाती। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैं पढ़ लिख लेता तो कुछ होता या कुछ ना होता, लेकिन तेरी पढ़ाई करने से मुझे बहुत खुशी मिली है। ठीक है, मैं तुझे एक काम दिलाता हूँ, अगर तू करना चाहे तो। ठीक है भैया, आप जैसा कहो। लेकिन भैया, आखिर काम क्या है जो मुझे दिलाओगे? मैं जिन सेठ के वहाँ काम करता हूँ ना, वहीं पर कुछ काम है, शायद लिखा पढ़ी का है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके साथ ही जाऊंगी काम करने। मुझे बस काम मिल जाए वहाँ। क्या बात है हरीश, ये लड़की कौन है और इसको यहाँ क्यों लेके आया तू? तुझे तो पता है ना, मेरे यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई काम नहीं है। जा, इसे घर छोड़ के आजा। ठेकेदार जी, ये मेरी बहन है, इसने बहुत पढ़ाई की है, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आ गया।
लेकिन मेरे पास यहाँ पे लिखा पढ़ी वाला कोई काम नहीं है जो मैं तेरी बहन को काम दे सकूं। हाँ, मगर मेरे पास एक मजदूर की जगह खाली है, अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। हाँ ठीक है मालिक, मैं ये काम भी करूँगी। बताइए मुझे कब से करना है? आप बोलो तो मैं आज से ही काम करना शुरू कर दूँ? हाँ, अब तुम्हारी मर्जी, काम करना है तो करो, नहीं करना तो जा सकती हो। और हाँ, आज से काम करना हो चाहे कल से काम करना हो, पहले ही बता देना। शिक्षा, तू पागल हो गई है क्या? जो अब तू ऐसा काम करेगी, मुझे नहीं लगता तुझे यहाँ एक मजदूर की तरह काम करना चाहिए। इतना बोलकर हरीश अपने काम में लग जाता है। काम करते हुए अचानक से उसके ऊपर दीवार गिर जाती है और शिक्षा उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका भाई अब कभी नहीं चल सकता। भैया पता है आपको, अब आप कुछ दिनों के लिए बस आराम ही आराम करना, कोई काम नहीं करना है। पता है ठेकेदार जी भी आए थे मिलने, लेकिन आप सोए हुए थे। अच्छा, अगर मैं आराम करूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? नहीं नहीं, ऐसे मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मुझे कैसे भी जल्द ठीक होकर अपने काम पर जाना है। नहीं भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम भी करूँगी। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अब तू मेरा काम कैसे कर सकती है? बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन काम करे, ये बात सही नहीं लगती है। अब शिक्षा बड़ी ईमानदारी से अपने भाई का काम करने लगी। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीत गया और दोनों भाई बहन की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन हरीश अपनी बैसाखी लिए बाजार जा रहा था। अरे हरीश बेटा, सुनो, जरा इधर आओ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। वैसे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं और तुम्हें बताऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था और ना तुम बाहर दिखे। क्या करूं ठेकेदार जी, अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, काम भी नहीं मिलता है मुझे तो चिंता सताती रहती है कि बाहर निकला करूं बस थोड़ा बहुत। भरोसा भी तो कोई नहीं करता मेरे ऊपर, सभी सोचते हैं कि मैं हमेशा गलत काम करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है हरीश बेटा, तुम बहुत होनहार और ईमानदार मजदूर हो, जिसने मेरी मदद की अपने अपाहिज होने के बाद भी। वैसे भी तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह ईमानदार है। धन्यवाद ठेकेदार जी, बस आपकी कृपा है। ठीक है ठेकेदार जी, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो, मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे लिए एक घर बना दो, जिसे जो भी देखे वो देखता रह जाए। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दूंगा, जिसे पाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है मालिक, आप जैसा चाहोगे हम दोनों भाई बहन मिलकर वैसा कर लेंगे। अभी जाकर मैं अपनी बहन को बताता हूँ। शिक्षा, अरे मेरी प्यारी बहना, सुन तो जरा, मैं क्या खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या हुआ भैया, इतने खुश तो आप कभी नहीं दिखे, ऐसा क्या हो गया? आज कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे हाँ, वही समझ ले। आज ठेकेदार जी मिले थे और बोल रहे थे हम दोनों को एक घर बनाकर देना है उन्हें, और बदले में वो हमें ऐसा उपहार देंगे जिससे हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने पूछा नहीं कब से हमको घर बनाना है? अगर हमें वो चीज मिल जाती तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। दोनों भाई बहन बड़े खुश हो जाते हैं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं। आ गए तुम दोनों। देखो, इस जमीन पर तुम दोनों सबसे सुंदर घर बना दो। ठीक है मालिक, आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही घर बनाकर तैयार कर देंगे। हाँ, मुझे यकीन है तुम दोनों ईमानदार भाई बहन पर। दोनों भाई बहन मिलकर घर बना रहे होते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम ना होने की वजह से खिड़की और दरवाजे कुछ ठीक नहीं बनते।
कुछ वक्त के बाद जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो ठेकेदार वहां आता है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम दोनों भाई बहन की ईमानदारी देखकर तोहफा दूंगा, और मेरे तरफ से तुम दोनों के लिए यही घर तोहफा था। ये क्या कर दिया मैंने अपनी ही किस्मत खराब की। पूरे जमाने से ईमानदारी दिखाई लेकिन खुद के साथ बेईमानी कर ली। नीलू किचन का काम कर रही होती है, तभी रूबी किचन में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जाकर नहा लो, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। बहू मैं कर लूंगी, और सब काम तो हो ही गया। जाकर नहा ले तू पहले। माँ जी मैं करती हूँ ना ये काम, आप जाओ नहा लो। बहुत कहने पर भी जब नीलू काम करती रहती है तो रूबी नहाने चली जाती है, और वो जानती थी कि उसकी सास उसे कितना मानती है, ज्यादा काम भी नहीं करने देती है। ये सोचते हुए रूबी नहाने चली जाती है। देर शाम नीलू बाहर दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है, तभी रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी सुनिए। अपनी नवेली बहू रूबी, जिसकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए थे, वो घर से बाहर आता देख नीलू बिना कुछ बोले रूबी का हाथ पकड़ उसे घर में लाती है और कहती है, बहू क्या जरूरत थी घर से बाहर आने की? मैं तो आ रही थी ना। अब सारी औरतें मेरा मजाक बनाएगी कि मैं अपनी बहू पर काबू नहीं रख पाई, और वो शादी के 2 महीने बाद ही घर की चौखट को लांघकर बाहर आ गई। माँ जी मैं कोई जानबूझकर तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना पूछने ही गई थी आपको। आप काफी समय से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका आने का भी समय हो रहा है, क्यों ना मैं आपसे खाने के लिए पूछ लूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर आकर दिखावा करने का। क्या बोली? दिखावा कौन करता है? मैं दिखावा करती हूँ? कहना क्या चाहती है, साफ बोलना। आपको जो समझना है समझो। माँ जी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो या आपको बुरा लगे। आप तो बिना बात के ही गुस्सा कर रही हो और भड़क रही हो मुझ पर। 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तू अपना रंग दिखाने लगी बहू। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही, पर तू बेटी नहीं बन पाई और ना ही बन सकती है। मुझे आपकी बेटी बनना भी नहीं है, और आप मेरी माँ जैसी कभी हो ही नहीं सकती। इस बहस के बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपनी बेटी की तरह मान रही थी, उसने आज उसे पलटकर जवाब दिया है, और ये बात नीलू को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से नीलू अब रूबी को सबक सिखाने का फैसला लेती है और कहती है, वेट एंड वॉच। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब तू मेरा वार देखेगी। और यहीं से शुरू होती है सास बहू की तकरार। और अगले दिन सुबह नीलू हॉल में बैठी बैठी टीवी देखते हुए रूबी से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे बर्तन, कपड़े, पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी मैं करती हूँ। अब आएगा ना मजा जब ठंडे ठंडे पानी में पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। आज रूबी ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोती है, हाथों से कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है। और दिन तो उसका आधा काम उसकी सास नीलू कर दिया करती थी, लेकिन आज रूबी बुरी तरह थक चुकी थी और इस थकान में वो दोपहर के 3 बजे अपना काम खत्म करके सोने जाती ही है। वैसे ही नीलू की आवाज आती है, ओ बहू कहाँ है? आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लगता है तूने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ धोए हैं? अगर आज नहीं धोएगी तो कब धोएगी? तू तो जानती है ना कि ठंड में कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। माँ जी अभी तो सांस भी नहीं ली है मैंने ढंग से, अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, और आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े धो दो। माँ जी कल धो दूंगी ना। बहू इन वजहों से ही तो लक्ष्मी चले जाती है घर की, और घर में कलेश होता है। घर को जितना साफ रखो उतना अच्छा होता है। अच्छा माँ जी मैं धोती हूँ आपके कपड़े। ये कहकर थकी हारी रूबी फिर से कपड़े धोने लगती है। और जब उसके कपड़े धुल जाते हैं और वो किचन में आती है तो देखती है उसकी सास ने काफी बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। ये देख रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे, तो ये सारे कहाँ से आ गए? अच्छा मैं तुझे बताना भूल गई थी बहू, मैं विमला के घर गई थी। उसके घर पे छोटी सी किटी पार्टी थी। सब अपने अपने घर से चाय पकौड़े लेकर गए थे, तो मैं भी बनाकर ले गई। अब जब काम करके आ ही रही है तो लगे हाथ इसे भी निपटा ही लेना।
माँ जी, अब मैं इन्हें शाम के बर्तन के साथ ही साफ करूंगी। मुझसे तो होगा नहीं क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे। बहू, तुझे अभी तो बताया कि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है और साफ सफाई कितनी जरूरी होती है, ये तो तुझे पता ही है ना। रूबी ये सब देख समझ गई थी कि उसकी सास उस पर गुस्सा निकाल रही है और कुछ भी नहीं। उसके हाथ ठंडे होने के बावजूद भी वो अपनी सास नीलू के गंदे किए बर्तन धोती है और इस तरह सारा काम खत्म करके रूबी को 4:30 बज जाते हैं। और टाइम देख रूबी थोड़ा आराम करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास नीलू उसके कमरे में आकर उससे कहती है, रूबी बेटा, थक गई है क्या? जरा देखना, मुझसे हॉल में सब्जी गिर गई, वो भी साफ कर दे, फिर आराम कर लियो, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साफ। ये कहकर रूबी नीलू की जानबूझकर गिराई गई सब्जी को साफ करती है और वो अपनी सास के इस हरकत से परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने का मन बना लेती है। और इसी तरह अगले दिन की शुरुआत के साथ नीलू अपने पैतरे आजमाने लगती है। लेकिन इस बार तो रूबी भी तैयार थी और जैसे ही नीलू रूबी से कहती है, बहू, कल गांव से कुछ लोग आने वाले हैं, घर की सारी चादर और पर्दे धोले, बहुत समय से धोले नहीं हैं। माँ जी, पिछले सप्ताह ही तो धोए थे मैंने। अच्छा, फिर भी गंदे हो गए? ऐसा कर, मैं सारे पर्दे उतार देती हूँ, तू धो ले। इस तरह झूठ बोलकर नीलू रूबी से बहुत सारे पर्दे हाथों से धुलवा लेती है, ये कहकर कि मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। और सारा काम कर जब रूबी आराम करने जा रही होती है तभी नीलू रूबी से कहती है, बहू, अगर घर का सारा काम हो गया तो आजा मेरे पैर दबा दे। हाँ माँ जी, अभी आई। ये कहकर रूबी किचन में जाती है और अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लेती है, जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और इन्हीं ठंडे हाथों से जब रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है तो नीलू रूबी से कहती है, बहू, तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, क्या कर रही थी जो हाथों को बर्फ बना कर आई है? कुछ नहीं माँ जी, पानी का इतना काम होता है कि हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। अच्छा जा, रहने दे, तेरे हाथों से तो मुझे करंट के झटके लग रहे हैं। रूबी अपने कमरे में जाते हुए मन में सोचती है, माँ जी, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर रात सबके खाना पीना खाने के बाद जब उमेश अपनी माँ नीलू के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है, और ये देख उमेश अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाता है, रूबी, रूबी, जरा आना, माँ के कमरे में, उनको तेज बुखार है, देखना उन्हें, तब तक मैं उनके लिए दवा लाता हूँ, तुम उनके पास आकर बैठो। ये सुनकर रूबी अपनी सास नीलू के कमरे में आती है और नीलू का सर दबाने लगती है। तभी उमेश नीलू का बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि नीलू को तो 102 बुखार है। ये देख उमेश रूबी से कहता है, अभी तो 10 बजे हैं, शायद कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो, मैं देख कर आता हूँ। रूबी, तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ, मैं हूँ माँ जी के पास, आप जाइए। अपनी सास नीलू को तकलीफ में देख रूबी नीलू का 20 मिनट तक सर दबाती रहती है और उसके हाथ भी काफी ठंडे होते हैं, जिससे नीलू का फीवर नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और वो एक बार फिर थर्मामीटर लगाकर उसका बुखार चेक करता है तो वो अब 99 हो चुका था, जो काफी नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद नीलू उमेश से कहती है, बेटा, मैं ठीक हूँ, तेरी बीवी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे सर की दबा दबा के अच्छे से सिकाई कर दी। अरे ठंडे हाथ भी तेरी बीवी के मेरी वजह से ही हैं। पर सच में आज इसने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है। मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, मैं उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई, तो भला रूबी मुझे अपनी माँ कैसे मान लेती। ये बातें तो उमेश की समझ नहीं आती, पर दोनों सास बहू का रिश्ता गहरा हो जाता है और उनके बीच की तकरार भी खत्म हो जाती है। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू, तू ही इसको कुछ समझा, मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे। उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई? देखो, कोई पसंद है तो बता दो,
अभी भी मौका है, अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती हो। अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डालकर ना उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से भी शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा। ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुन के पूरा घर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू, ये मैं जानती हूँ, और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूँ कुछ महीने के लिए। आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और देवर जी देवरानी लाने से रहें और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के? नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप, देवरानी जेठानी का एक ही मायका हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूं। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं, तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है। पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों, इसमें क्या बुराई है? दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान तोड़ दे ये रिश्ता। अभी देर नहीं हुई है, मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है, क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या? अब तो देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली हैं। खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कढ़ी, ठीक है ना? पर माँ जी अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं ताकि हल्का रहे, और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं। अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे, आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है
और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की 2 बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती हैं और कहती हैं, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं। और अभी हम दोनों ने खुद देखा आप रो रही थी और आपकी बात भी सुन ली हमने। क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको? बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने। शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है, तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो। यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। माँ जी बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना। आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला। आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा। हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहुओं मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी। मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी आप माफी नहीं मांगिए, बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपनी सराखों पर बिठा कर रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।